नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि क्या सहमति अज्ञप्ति पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है। इन अदर वर्ड्स, इज रेस जुडिकाटा अप्लाइज ऑन कॉम्प्रोमाइज डिक्री। तो फ्रेंड, इस टॉपिक को समझने के लिए अगले स्लाइड पर चलते हैं और एक प्रश्न के उत्तर के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ए नामक व्यक्ति ने एक घर के पोर्शन पे कब्जे के लिए एक सूट अगेंस्ट बी फाइल किया हुआ है, इस आधार पर कि पूरे घर का मालिक वो वही है और बी जो व्यक्ति है उसने उस पोर्शन पे बेवजह का कब्जा बना रखा है और उसका कब्जा जो है वो ट्रेसपासर यानी अतिक्रमण के तौर पे उसने कब्जा लिया है, खासकर तब जब ए वहां पर नहीं था, उस घर में नहीं था। जब बी की बारी आई तो उसने ए के टाइटल को नकारा और कहा कि जो क्लेम कर रहा है इस घर का मालिक वो है और डिस्प्यूटेड पोर्शन पे वो उसका मालिकाना हक रखता है, ये गलत है। इशू फ्रेम हुआ। जब मामला कोर्ट में गया तो वहां पर जो है दोनों ए और बी में एक समझौता हो गया और डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व हो गया। ठीक, बी जो है इस बात को तैयार हो गया कि जिस पोर्शन पे वो कब्जा बना रखा हुआ है वो उसे छोड़ देगा, ठीक है, और ए को दे देगा। इस सहमति पे जो है एक कंसेंट डिग्री यानी सहमति वाली डिग्री जो है फॉर पोजीशन पास कर दी गई बी के खिलाफ। हालांकि जो कंसेंटेड डिग्री पास की गई थी वो बिना मेरिट पे डिस्कस किए हुए, डिसाइड किए हुए पास की गई थी, यानी कि गुण दोष के आधार पर वो डिग्री पास नहीं हुई थी। ठीक है, सब्सिक्वेंटली मतलब उसके पश्चात डिस्प्यूट फिर अराइज हो गया ए और बी के बीच में और इस बार जो रिमेनिंग पोर्शन है यानी कि जो घर है उसके दो पोर्शन पे हिस्सा बनाया गया था। एक पोर्शन पे तो कॉम्प्रोमाइज डिग्री के आधार पे कंसेंट हो गया, लेकिन दूसरे पोर्शन पे जो है अब नया विवाद पैदा हो गया और इसमें जो है वो ए फिर कब्जे की बात करने लगा कि ए ने कहा कि पूरा पोर्शन जो है वो उस घर पे उसका बनता है, यानी कि पूरा घर का मालिक वो, इसलिए सारे घर जो है उसका है और किसी पोर्शन पे बी का कब्जा नहीं है। हालांकि जो रिमेनिंग पोर्शन पे जो बी विवाद कर रहा है उस पे बी इस बात को डिनाई कर रहा है कि ए का कब्जा जो है मालिकाना हक इस पोर्शन पर भी है। अब सवाल ये है कि जो घर का जो दूसरा पोर्शन है जहां पर बी ये कह रहा है कि ए का मालिकाना हक यहाँ पर नहीं है और बी का खुद का कब्जा उस पोर्शन पे ए का नहीं है, तो क्या ये बी का जो डिफेंस है ये रेस जुडिकाटा के द्वारा बार्ड होगा? क्योंकि एक बार कॉम्प्रोमाइज डिग्री पास हो चुकी है एक घर के एक पोर्शन पे, दूसरे पोर्शन पे फिर वो जो है वो डिफेंस ले रहा है कि नहीं इस पे मालिकाना उसका ये है और ए का नहीं है, तो क्या बी जो है ये ए के टाइटल डिनाई कर सकता है और अपना डिफेंस रखते हुए कि जो दूसरा पोर्शन है उस पे बी का अधिकार है यानी ए का नहीं है? तो अगले स्लाइड पे चलते हैं और इस प्रॉब्लम को इसके रेस जुडिकाटा के प्रावधान को देखते हुए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दिए गए प्रश्न के उत्तर के लिए हमें सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का सेक्शन 11 देखना पड़ेगा जो कि रेस जुडिकाटा से संबंधित है और रेस जुडिकाटा का शाब्दिक अर्थ है थिंग्स व्हिच हैव बीन ऑलरेडी एजुकेटेड शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन। यानी रेस जुडिकाटा का मतलब ये होता है कि एक बार जब किसी मसले को that has been heard and finally decided, यानी दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेरिट के आधार पर कोई डिसाइड हो जाता है तो फिर दोबारा उस मसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दिस इज मीन द रेस जुडिकाटा। लेकिन इसके कुछ कंडीशन है कि वो पिछले जो मुकदमा था उसमें ये सब कंडीशन थी कि नहीं, क्योंकि ये कंडीशन होगा तभी अगले सूट पर रेस जुडिकाटा लागू होगा, यानी कि उसे बाढ़ करेगा दोबारा कोर्ट में आने से। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि कोई भी कोर्ट जो है ऐसा सूट ट्राई नहीं करेगा जो पहले वाले सूट में
या तो मैटर हैव बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट। ठीक है, यानी डायरेक्टली हो या साधारण रूप से वो इशू जो है फॉर्मर सूट में रेस्ट हो चुका है, उस पर पुटअप हो चुका है। ठीक, दूसरा कि जो पिछला फॉर्मर सूट था वो सेम पार्टीज के बीच में, और दोबारा जो सूट आ रही है वो भी सेम पार्टीज के बीच में होनी चाहिए, तभी वो बार करेगा तो सेकेंड सूट को। तीसरा है लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, और फॉर्मर सूट में जो अभी जो सेम पार्टी दूसरे सूट में जो बार कर रहा है वो सेम टाइटल पे कर रहे थे, यानी पिछले सूट में भी सेम टाइटल था और जो दूसरा सूट है उसमें भी सेम टाइटल होना चाहिए। ठीक, चौथा है कि कोर्ट जो है जो डिसाइड किया है फॉर्मर सूट को, दैट शुड बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई, सक्षम होनी चाहिए उस मसले को या उस इशू को सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक, और ऐसा सब्सिक्वेंट सूट और सूट इन विच द इशू हैड बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड, जो कि बाद में चलाया जा रहा है, दैट हैड बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। अगर उसको दोनों पक्षकारों से सहमति से उनकी सुनने को मौका दिया गया और सुनने के बाद अगर डिसाइड किया जाता है तो मानी बात है कि जो पश्चातवर्ती जो वाद आएगी उस पर ये जो प्रीवियस जो फॉर्मर सूट उसमें जजमेंट हुआ वो को बार कर देगा, यानी कि सब्सिक्वेंटली या बाद के वाद में उसको फिर रेज नहीं किया जाता। और यही बात अपेक्स कोर्ट ने महाराष्ट्र वर्सेस मेसर्स नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी में 1996 में हेल्ड किया था कि जिस नए सूट में ये 5 पॉइंट होंगे वो सूट किसी भी कोर्ट द्वारा निश्चय, यानी कि दैट शुड नॉट बी एंटरटेनेबल एट एनी कॉस्ट, यानी कि दोबारा उस बात को सुना नहीं जाएगा जिसमें ये 5 इंग्रेडिएंट पाए जाएंगे। ठीक, मैटर इशू का मतलब है यहाँ पर दैट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एन इशू इन बोथ सूट्स, यानी कि जो नया सूट आ रहा है और परफॉर्मर सूट में डिसाइड हो गया है उसमें दोनों मुद्दा जो है एक जैसा होना चाहिए। भले ही जो विषय वस्तु है वो एक हो सकता है लेकिन जो टाइटल है वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे कि अगर पिछले सूट में कोई प्रॉपर्टी है उसमें कब्जे की बात की गई है तो फिर दूसरा जो बात आएगा लाना चाहता है कोई व्यक्ति तो फिर उसमें कब्जे संबंधित नहीं होगा बल्कि उसका टाइटल से संबंधित कोई मसला है तो वो रेज कर सकता है। ठीक, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि दैट मीन्स जो इशू आपने रेज किया था फॉर्मर सूट में दैट हैज बीन एक्चुअली एंड कंस्ट्रक्टिव इशू, यानी कि वास्तविक आपका डॉक्यूमेंट था। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव मतलब ये था कि आपको जानकारी थी, आपके पास डॉक्यूमेंट भी था, आपको जानकारी भी थी और आपने उस पॉइंट को रेज किया तो ठीक है फॉर्मर सूट में डिसाइड हो जाएगा। और नहीं रेज किया, आपको जानकारी थी तो फिर बाद में जो है आप दूसरी बात इसी बात पे नहीं लेकर के आएंगे क्योंकि उस समय आपने उस डिफेंस को या अटैक को आपने उसमें रेज नहीं किया, दोबारा नहीं उठा पाएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर्मर सूट में आपके पास जो है आप प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद लेकर के आ रहे हैं, उसमें कब्जे के पास तो पूरी अधिकार था लेकिन ओनरशिप से संबंधित कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन जब डिक्री पास हुई उसके बाद आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप अगले वाद में उस चीज को उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट उस समय था जिस समय आपने कब्जे की बात की थी और फिर भी आपने रेज नहीं किया तो फिर बाद के सूट में आप उसे नहीं उठा पाएंगे। रूल ऑफ रेज जुडिकाटा को शॉर्ट में समझना चाहे तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज द रूल ऑफ कॉन्क्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट, यानी कि वो जो है निश्चय हो जाता है, किसी भी निर्णय को निश्चय बना देते हैं। ठीक है, यानी कोई भी पॉइंट हो चाहे वो फैक्ट से संबंधित हो, लॉ से संबंधित हो, फैक्ट और लॉ दोनों एक बार डिसाइड हो गया है तो उसी फैक्ट पे आप दोबारा कोई नया सूट नहीं ला पाएंगे। इसीलिए ये प्रोहिबिट करता है कि एक बार कोई मैटर इशू सेम पार्टी के बीच में, सेम टाइटल के बीच में कॉम्पिटेंट कोर्ट है और सक्षम कोर्ट ने उसे डिसाइड कर दिया है और दोनों से पक्षवाद सुनने के बाद यानी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड तो फिर उसी मसले पे दोबारा दूसरा सूट नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, भले ही वो इशू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन इशू हो और एक बार वो इशू हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट, देन कोई भी न्यू कोर्ट अदर कोर्ट जो है वो सेम मैटर पे दूसरा बात से संबंधित कोई लेकर के आता है तो उस बात को एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है जो कि कहता है कि किसी व्यक्ति को बार बार परेशान नहीं किया जाए और न्यायालय के पास ये समय नहीं है कि बार बार जो है एक ही मुद्दे को उठाते रहे और भी उनके पास बहुत से काम होते हैं। इसलिए रेज जुडिकाटा का रूल फॉलो किया जाता है कि एक बार जो भी कहना हो आप कह डालिए, बाद में फिर आपको जानकारी थी दोबारा जो आप नहीं उठा पाएंगे क्योंकि फिर कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा लग जाएगा। ठीक है, हाँ उस समय अगर
फॉर्मल सूट के समय आपके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं थे, कोई पॉइंट आपके पास जानकारी थी ही नहीं, तो फिर बाद में उसे रेज कर सकते हैं। लेकिन जानकारी थी, डॉक्यूमेंट था, तो अभी आप रेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कंस्ट्रक्टेड एजुकेटेड से बाहर हो जाएंगे। फिर दोबारा जो है आप उसी के छूटे हुए पॉइंट या मुद्दे को लेकर के आप नया सूट दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को बार बार परेशान करने का नियत किसी भी लॉ में नहीं दी गई है। अब प्रॉब्लम के मेन सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जैसा कि फैक्ट आया था कि बी जो है, जो सेकंड पोर्शन ऑफ द हाउस है, वहां पर ए के टाइटल को डिनाई कर रहा है, जबकि कॉम्प्रोमाइज डिक्री में ए शुरू से कहता आ रहा है कि पूरे घर का मालिक वो है, उसका ओनरशिप उस घर पे है, ठीक है। और बी ने जो है एक अतिक्रमण करके उस एक पोर्शन पे जो है कब्जा बना रखा है, जब ए वहां पर नहीं था। इसी बात पे बी जो है समझौता करता है कि ठीक है, कब्जा देने को तैयार है। तो उस समय बी का टाइटल भी रेज हुआ था, लेकिन उसने वहां पर डिनाई नहीं किया, बल्कि उसे कंसेंट कर लिया। अब बाद में जो सेकंड पोर्शन पे कह रहा है कि नहीं, ए का टाइटल नहीं है। तो ये बात सच है कि सेक्शन 11 का जो रेज जुडिकाटा है वो कॉम्प्रोमाइज डिग्री पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वो डिग्री जो है, जो पास हुई है, दैट हैड नॉट बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, वो गुण और दोष पर डिसाइड नहीं हुआ था, इसलिए रेज जुडिकाटा तो नहीं लागू होगा, ये बात सच है। लेकिन रूल ऑफ स्टॉपेल जो सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो तो लागू होगा ही होगा। और इस तरह से बी को बार किया जा सकता है कि अब जब डिग्री पास हुई, कंसेंट डिग्री, उस समय तो ए ने मान लिया कि ए का मालिकाना हक घर पे है, उस समय उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, और जो भी था वो कंसेंटेड हो चुका था। तो बाद में फिर वो बी जो है इस बात से मुकर नहीं सकता है कि नहीं, दूसरा पोर्शन, उसी घर का दूसरे पोर्शन पे ए का मालिकाना हक नहीं है। ऐसा कहने से बी को रोका जा सकता है, क्योंकि रूल ऑफ स्टॉपेल एक बार साफ साफ कहता है कि एक बार जब आप किसी बात पे कंसेंट हो जाते हैं, फिर बाद में आपको मुकरने का मौका नहीं मिलेगा। तो ठीक है, रेज जुडिकाटा बार नहीं करता, लेकिन रूल ऑफ स्टॉपेल के अंतर्गत भी अब बार्ड है और उस कंसेंट डिग्री को मानने को बाध्य है। वो अब वो ए के टाइटल डिनाई नहीं कर सकता। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो पे हम न्याय प्रश्न, उसके उत्तर, उससे संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।